हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपी जेबीटी टीजीटी कमीशन 2025 की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन आपके टैट 2025 जो दिसंबर में या अगले मंथ नवंबर में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे टैट के, एचपी टैट के, उनके लिए भी ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आपका किसी भी विषय का टैट का एग्जामिनेशन हो। और साथ में जेबीटी और टीजीटी कमीशन के लिए तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे ही, स्पेशली टीजीटी आर्ट्स या फिर और भी अगर आपका नॉन मेडिकल, मेडिकल कोई भी टैट का एग्जामिनेशन है, क्योंकि 60 क्वेश्चन आपके यहाँ से जनरल अवेयरनेस से ही आपसे पूछे जाते हैं। काफ़ी दिनों से वीडियोस चैनल पे नहीं आ रही थी, तो अब आपको रेगुलरली वीडियोस मिलना शुरू हो जाएगी, तो आप डेली वीडियोस को फॉलो कर सकते हो। प्लेलिस्ट की वीडियोस आपने सारी देख ली होगी, मैं ये उम्मीद करता हूँ। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। मिड डे मील स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन 1995 टू प्रमोट। मध्याह्न भोजन योजना वर्ष 1995 में आरंभ की गई थी। तो एक तो आपको यहाँ से ये याद रखना है कि जो मिड डे मील स्कीम है वो कब लॉन्च हुई थी, तो वो 1995 में, 1995 में मिड डे मील स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कूल्स में जो भोजन दिया जाता है बच्चों को, ये स्कीम 1995 में शुरू हुई थी। ये किस लिए आरंभ की गई थी? इस स्कीम को शुरू करने का क्या उद्देश्य था? अडल्ट लिटरेसी? बिल्कुल भी नहीं, अडल्ट लिटरेसी की ये स्कीम नहीं थी। सेकेंडरी एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, या नन ऑफ दिस? तो मेजर जो इस स्कीम को लॉन्च करने का जो मोटिव था वो था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करना। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि बच्चे स्कूलों में आए, शिक्षा ग्रहण करें, जहाँ पे अत्यंत गरीबी है वहाँ पे बच्चों को स्कूल में जाने के लिए प्रेरित किया जाए, भोजन भी मिले, पौष्टिक आहार मिले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेड ऑफिस ऑफ नबार्ड इज लोकेटेड एट। नबार्ड का मुख्यालय अवस्थित है, नबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ, हैदराबाद, न्यू दिल्ली या फिर मुंबई? पहले तो आपको नबार्ड की फुल फॉर्म याद रखनी है। नबार्ड मीन्स नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर, ए से एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नबार्ड की फुल फॉर्म है। अब नबार्ड के हेड ऑफिस की बात करें, अगर इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है मुंबई में। मुंबई में कहाँ पे है? मुंबई में महाराष्ट्र में है। ओके, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के मुंबई में। ओके, नबार्ड कब एस्टेब्लिश हुआ था? नबार्ड एस्टेब्लिश हुआ था 12 जुलाई 1982 को, 1982 को नबार्ड की स्थापना हुई थी। देखिए, जो नबार्ड बैंक है इसके मेन उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य है कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। ओके, एग्रीकल्चरल लोन उपलब्ध करवाना, ओके, कृषि ऋण देना, सस्ती दरों पे ऋण देना, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना। ओके, ये सब कार्य हैं नबार्ड की, इनकी ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस कैन नॉट अवेल ऑफ सम फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू सिटीजन्स? निम्न में से कौन सा वर्ग नागरिकों को प्राप्त कुछ एक मूलभूत अधिकारों को हासिल नहीं कर सकता है? ऑप्शंस हैं फ्रेंडली एलियंस, एनिमी एलियंस, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ दीज। क्वेश्चन है कि कौन से लोग जो हैं, जो मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को हासिल है वो उनको हासिल नहीं कर सकते। तो देखिए, लेकिन जो एनिमी एलियंस हैं, यानी जो दुश्मन अन्य देशी है, जो हमारे जैसे पड़ोसी देश है, पाकिस्तान के कुछ लोग हैं, उनको, या किसी अन्य जो एनिमी कंट्री है वहाँ के अन्य देशी लोगों के लिए वो फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल नहीं होंगे। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे। देखिए, अब हम कुछ आर्टिकल्स की अगर बात करें, फंडामेंटल राइट्स की, अगर स्पेशली फंडामेंटल राइट्स की अगर कुछ बात करें जो ओनली फॉर इंडियंस हैं, जो कि भारत के नागरिक हैं, उनके लिए हैं। अगर कोई विदेशी नागरिक अगर भारत में आता है तो उस पे वो फंडामेंटल राइट्स या जो अनुच्छेद हैं, जो आर्टिकल्स है, वो लागू नहीं होंगे। जैसे आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ओके, ये सिर्फ इंडियंस के लिए ही एप्लीकेबल है, ये फॉरेनर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 16 हो गया, आर्टिकल 16 है जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, तो ये भी केवल इंडियन के लिए ही है, आर्टिकल 16। या इसके बाद जैसे आर्टिकल 19 की बात करें, आर्टिकल 19 की बात कर लें, तो ये भी ओनली फॉर इंडियंस के लिए ही है। प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिलेटेड टू फ्रीडम, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, या फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली है। बहुत सारे इसमें जो 6 राइट्स है फ्रीडम से रिलेटेड, वो भी केवल इंडियंस के लिए है। ओके, इसके अलावा आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 भी ओनली फॉर इंडियंस। ओके, आर्टिकल 29 है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड
कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, और आर्टिकल 30 है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ओके, आर्टिकल 30 के तहत ये जो मदरसे वगैरह होते हैं या जो भी जैसे जिनमें रिलीजियस एजुकेशन दी जाती है जिन स्कूल्स में, वो आर्टिकल 30 के तहत बनवाए जाते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। ओके, तो आर्टिकल 30 के तहत ये रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए जाते हैं। तो आर्टिकल 30, आर्टिकल 29 ये केवल भारतीयों के लिए है। अगर कोई विदेशी भारत में आता है तो उन पे ये आर्टिकल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, द अटॉर्नी जनरल होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द, भारत के अटॉर्नी जनरल किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। देखिए, अटॉर्नी जनरल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 76 में इनके बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी होगा, इसके पद की व्यवस्था की गई है। देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। ओके, यानी कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात की गई है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे, जो क्वेश्चन में पूछा गया था। प्रेसिडेंट नियुक्त करता है, डायरेक्ट प्रेसिडेंट नियुक्त करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। अटॉर्नी जनरल बनने के लिए जो योग्यताएं हैं वो सेम जो भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होती है, वही योग्यताएं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए चाहिए होती है। यानी कि उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। जो अटॉर्नी जनरल बनने के दावेदार है उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल की प्रैक्टिस उसकी होनी चाहिए, यानी 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उन्हें एज अ जज हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में, या फिर हाई कोर्ट में 10 साल की वकालत का उसे एक्सपीरियंस हो। या तो 10 साल की उसने वकालत की हो हाई कोर्ट में, या फिर 5 साल वो एज अ जज रहा हो हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिटर्न्ड अनअपोज्ड टू द फर्स्ट लोकसभा। प्रथम लोकसभा में निम्नलिखित में से कौन निर्विरोध वापस आए थे? ऑप्शन है वाईएस परमार, पंडित पद्मदेव, आनंद चंद या जोगिंदर सिंह। तो आनंद चंद, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आनंद चंद जो कि राजा थे बिलासपुर स्टेट के, राजा ऑफ यानी लास्ट किंग ऑफ बिलासपुर स्टेट, जो कि बिलासपुर के यानी कहलूर जिसका पुराना नाम था, कहलूर स्टेट के जो अंतिम राजा थे आनंद चंद, वो लोकसभा के लिए बिलासपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से निर्विरोध चुने गए थे। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कब चुने गए थे? 1952 में, 1952 में, जब पहले लोकसभा आम चुनाव हुए थे। पहले आम चुनाव कब हुए थे? 1952 में हुए थे, 1951-52 में। 1952 में ही आनंद चंद भी जो है निर्विरोध चुने गए थे 1951-52 जनरल इलेक्शन में। ऑप्शन में दिया है पंडित डॉक्टर वाईएस परमार। वाईएस परमार हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे। पंडित पद्मदेव ये फ्रीडम फाइटर थे हिमाचल प्रदेश के। इन्होंने सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व। ऑप्शन में जोगिंदर सिंह भी है। मंडी रियासत के अंतिम राजा थे जोगिंदर सिंह। ओके, मंडी रियासत के अंतिम राजा जोगिंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज द रिजल्ट ऑफ प्रोपेगेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड। स्थगन के परिणाम स्वरूप निम्न में से क्या प्रभावित नहीं होता है? रेजोल्यूशंस, बिल, मोशंस और नोटिसेस। स्थगन के परिणाम स्वरूप जो बिल प्रभावित नहीं होते हैं। बिल कौन से? पेंडिंग बिल्स। ओके, पेंडिंग बिल्स प्रभावित नहीं होते। ऑप्शन बी करेक्ट होगा पार्लियामेंट में। अगला क्वेश्चन है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट आर हेल्ड टू। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव हेतु, भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव हेतु, संवैधानिक संशोधन विधेयक आत्मसात करने हेतु, या जिस विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति हो उस पर विचार तथा पारित करने हेतु। देखिए, ज्वाइंट सीटिंग भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए तो बिल्कुल भी नहीं की जाती है। जो ज्वाइंट सीटिंग होती है, अगर कोई बिल जो है जैसे राज्यसभा में पास हो रहा है, लोकसभा में नहीं हो रहा है,
या लोकसभा में विधेयक पास हो जा रहा है लेकिन वो राज्यसभा में पास नहीं हो पा रहा है, जब ऐसी कुछ सिचुएशन बनती है तो ज्वाइंट सीटिंग होती है और वहाँ वो बिल पास किया जाता है, इसलिए ज्वाइंट सीटिंग बोला जाती है। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। कंसीडर एंड पास अ बिल ऑन विच टू हाउसेज डिसएग्री। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ज्वाइंट सीटिंग की बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 108 में की गई है। आर्टिकल 108 में, आर्टिकल 108 में कहा गया है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जा सकता है राष्ट्रपति की अनुमति पर। अगर किसी ऑर्डिनरी बिल, कोई साधारण बिल है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कोई मतभेद होता है, जी की जैसे मैंने पहले बताया कि अगर कोई बिल लोकसभा में पास हो रहा है, राज्यसभा में नहीं हो रहा है, या किसी एक सदन में पास हो रहा है, दूसरे सदन में पास नहीं हो रहा है, इसको पास करने के लिए ऐसी सिचुएशन में ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जाती है। किसके द्वारा बुलाई जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ओके, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर। ओके, अगर लोकसभा स्पीकर वहां पे उपस्थित नहीं हो तो लोकसभा के उपाध्यक्ष यानी जो डिप्टी स्पीकर होते हैं लोकसभा के, वो अध्यक्षता करते हैं ज्वाइंट सीटिंग की। अगर लोकसभा के जो डिप्टी स्पीकर हैं वो भी अगर उपस्थित नहीं हो तो राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर यानी जिनको कहते हैं डिप्टी चेयरमैन, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन अध्यक्षता करते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राज्यसभा के सभापति यानी वाइस प्रेसिडेंट नहीं करते हैं। ओके, ये बात आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, द पावर टू एक्सटेंड और रिस्ट्रिक्ट द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट रेस्ट्स विद, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विस्तार अथवा सीमित करने की शक्ति निहित है राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल के पास, संसद के पास या संबंधित राज्य के पास? तो पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, द पार्लियामेंट। आर्टिकल 230 अगर आप देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 230, इसमें कहा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स पार्लियामेंट द पावर बाय लॉ टू एक्सटेंड और एक्सक्लूड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम एनी यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और इंटर स्टेट काउंसिल। किसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पदेन सदस्य होते हैं किसके? चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इंटर स्टेट काउंसिल के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं और सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर। ऑप्शन डी। ये जो ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते थे चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स, लेकिन अब जब 2015 में नीति आयोग बना, नीति आयोग बनने के बाद एनडीसी हैज नॉट ऑर्गेनाइज्ड मीटिंग। ओके, एनडीसी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज नहीं करती है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ओके, इसकी जगह पे अब नीति आयोग ने इसे रिप्लेस कर दिया है। पहले ये जो यहाँ पे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल दिया है ये प्लानिंग कमीशन के लिए काम करता था। ओके, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया यहाँ पे नीति आयोग ने, तो अब नीति आयोग आ चुका है। ओके, इसलिए यहाँ पे इंटरस्टेट काउंसिल ही इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें अगर नीति आयोग की, तो नीति आयोग की फॉर्मेशन हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं? नीति आयोग के चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जो है चेयरपर्सन है नीति आयोग के। उपाध्यक्ष कौन है? वाइस चेयरपर्सन कौन है? वाइस चेयरपर्सन प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो उपाध्यक्ष वर्तमान में है सुमन बेरी, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, रिवाइज कर रहे हैं अभी फिर से, सुमन बेरी। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में मुख्यालय है। ऑप्शन में यहाँ पे फाइनेंस कमीशन दिया है। फाइनेंस कमीशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में बात की गई है भारतीय संविधान के। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो था वो 1951 में गठित हुआ था। पहला वित्त आयोग, हिंदी में बात करें अगर, तो पहला वित्त आयोग 1951 में गठित हुआ था, वित्त आयोग। एट प्रेजेंट कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? एट प्रेजेंट 16th फाइनेंस कमीशन चल रहा है। ओके, 16th फाइनेंस कमीशन चल रहा है अभी वर्तमान में 2025 में, 2025 से 2030 की अवधि के लिए, 2025 से 2030 की अवधि के लिए।
इसका गठन कौन करता है? फाइनेंस कमीशन का गठन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। इसका एम क्या है? फाइनेंस कमीशन का क्या उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य राज्य और सरकार के बीच रेवेन्यू के वितरण के सिद्धांत तय करना होता है। ओके, जो फाइनेंस है, जो रेवेन्यू है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के सिद्धांत तय करती है राज्य और केंद्र सरकार के बीच जो है फाइनेंस कमीशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, ऐसे आप याद रखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस। इसकी अवधि कितनी होती है? फाइनेंस कमीशन 5 साल के लिए गठित किया जाता है। ओके, 5 ईयर्स के लिए। इसका एक अध्यक्ष होता है, ओके, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अभी जो अध्यक्ष 16वां जो फाइनेंस कमीशन चला हुआ है, इस फाइनेंस कमीशन 16th फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ था 2023 में, जिसके जो अध्यक्ष हैं, अब यहाँ पे जगह कम बची है हमारे पास, तो इसके जो अध्यक्ष हैं 16th फाइनेंस कमीशन के, उनका नाम है अरविंद पंगरिया। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, अरविंद पंगरिया, ARVIND, अरविंद पंगरिया। ओके, अरविंद पंगरिया जी 16th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। राज्य विधानसभाओं की सदस्य संख्या किस वर्ष तक के लिए नियत रखी गई है? टिल विच ईयर द स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैज बीन फिक्स्ड। राज्य विधानसभा और लोकसभा विधानसभाओं, इन सभी की जो सदस्य संख्या है वो 2026 के लिए फिक्स की गई है। ओके, 26 तक नहीं बढ़ाई जाएगी विधानसभा की सदस्य संख्या। ओके, ये कब किया था सा? ये 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत। ओके, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये इसको ध्यान रखें, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द ईस्टर्न जोनल काउंसिल? पूर्वी क्षेत्र परिषद में निम्नलिखित में से कौन या किस राज्य को शामिल नहीं किया गया? सिक्किम इज नॉट इंक्लूडेड इन द ईस्टर्न जोन काउंसिल। ओके, सिक्किम ईस्टर्न जोन काउंसिल में नहीं आता है। सिक्किम ये एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। ओके, ये नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में आता है। इनकी नॉर्थ ईस्टर्न ईस्टर्न काउंसिल अलग से बनाई है। ओके, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1972 के तहत बनी थी। ओके, 1972 में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1972 में बनी थी। ओके, उसमें आता है सिक्किम। ईस्टर्न काउंसिल, ईस्टर्न जोनल काउंसिल में सिक्किम नहीं आता है। ईस्टर्न जोनल काउंसिल में बिहार, झारखंड, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया और वेस्ट बंगाल है, ये आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द स्टेट लिस्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इंश्योरेंस, फिशरीज, एग्रीकल्चर या गैम्बलिंग। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से क्या राज्य सूची में नहीं आता है? गैम्बलिंग हो गया, कृषि, मत्स्य पालन या बीमा। देखिए, फिशरीज, मत्स्य पालन ये स्टेट लिस्ट में आता है। ओके, फिशरीज हो गया, एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में आता है, इसमें फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री ये सारे, एग्रीकल्चर ये स्टेट लिस्ट में आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट में। गैम्बलिंग ये भी स्टेट लिस्ट में आता है, लेकिन इंश्योरेंस जो है ये स्टेट लिस्ट में नहीं आता। बीमा, इंश्योरेंस आता है यूनियन लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में आता है इंश्योरेंस। ओके, बीमा। देखिए, गैम्बलिंग के लिए बड़ा अच्छा वर्ड इसने यूज किया है, धुत क्रीड़ा। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन टू बी क्वालिफाइड फॉर कॉन्टेस्टिंग पंचायत इलेक्शंस मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ। एक व्यक्ति को पंचायत के चुनाव लड़ने की पात्रता के लिए कितनी आयु का होना चाहिए? कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 21, 25, 18 या इनमें से कोई नहीं। देखिए, पंचायत के इलेक्शन में कॉन्टेस्ट के लिए अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं पंचायत का, तो कम से कम एज 21 होनी चाहिए। इसके अलावा म्यूनसिपैलिटी की अगर आपको चुनाव लड़ने हैं तो उसके लिए भी एज 21 चाहिए। अगर बात करें लोकसभा की और राज्य विधानसभा की, अगर आपने एमएलए का इलेक्शन लड़ना है या लोकसभा एमपी का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा का, लोकसभा ओके का इलेक्शन लड़ना है, तो आपकी एज 25 साल होनी चाहिए कम से कम। एमएलए राज्य विधानसभा और एमपी लोकसभा के अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो 25 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए। और अगर राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, राज्यसभा एमपी, तो एज चाहिए कम से कम मिनिमम 30 ईयर्स। और राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए जो मिनिमम एज है वो है 35 ईयर्स। और वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी जो मिनिमम एज का क्राइटेरिया है वो है 35 ईयर्स, 35 साल। अगला क्वेश्चन है, द राइट टू वोट इन इलेक्शंस टू अ पार्लियामेंट इज
किसी लोकसभा के चुनावों में मताधिकार है एक वैधानिक अधिकार, लीगल राइट, नेचुरल राइट, फंडामेंटल राइट या नन ऑफ दिस। द राइट टू वोट इन इलेक्शंस टू अ पार्लियामेंट। Right to vote in elections to a parliament is a constitutional right. It is a constitutional right. ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि इसकी बात संविधान में की गई है। भारतीय संविधान में वोट डालने के अधिकार की बात की गई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 326 में राइट टू वोट की बात की गई है। जो भी इंडियन सिटीजन 18 साल का है या उससे ज़्यादा का है वो वोट डाल सकता है। एंड लास्ट क्वेश्चन है इसका, द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन रिपब्लिक इज। भारतीय गणराज्य का प्रथम व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। कमेंट सेक्शन में लिखिए अपना आंसर। जिसकी भी कमेंट सही होगी उसको मैं हार्ट दे दूंगा उसकी कमेंट को। ओके, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको पहली कमेंट में मिल जाएगा, वहां से आप प्लेलिस्ट को ओपन कर सकते हो। बहुत सारी वीडियोस हमने डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं क्वेश्चन, तो उन वीडियोस को आप देख सकते हो। हमारे साथ आप जुड़ सकते हो टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप चैनल पे और इंस्टाग्राम पे। इन सभी के लिंक आपको पहली कमेंट में या दूसरी कमेंट में, पिन कमेंट में मिल जाएंगे। ओके, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन अगर आप ओपन करेंगे तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी इन सभी के लिंक मिल जाएंगे। आप डायरेक्ट सर्च करेंगे टेलीग्राम पे स्टडी विद वर्मा या इंस्टाग्राम पे स्टडी विद वर्मा सर्च करेंगे, आपको हमारे हैंडल्स मिल जाएंगे। हाँ, यूट्यूब व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप व्हाट्सअप इजीली एक्सेसिबल है। आप आराम से व्हाट्सएप खोल के यहाँ पे नोटिफिकेशंस या जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आप प्राप्त कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर बाई चांस आपने नहीं किया है या आप नए हैं, पहली ही बार आए हैं, दूसरी बार आए, तो सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में अपना फीडबैक जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे यूट्यूब को पता लगता है कि वीडियोज़ हेल्पफुल है, वीडियो अच्छी है। ओके, शेयर आप कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में, जहाँ भी आप शेयर करना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।